नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आपको मैंने कल असाइनमेंट डाला था, उसके पहले पीडीएफ भी डाला है। पीडीएफ पढ़ के वो असाइनमेंट आप करो और पीछे से आंसर की में से अपने आंसर चेक करिए। मैंने आपको राज्य की उत्पत्ति, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य का कार्य क्षेत्र आदि के बारे में वीडियो में बताया। आज हम पढ़ेंगे कि मनु के अनुसार जो राज्य के 7 अंग थे, उनमें से जो सेकंड अंग था, द्वितीय अंग था अमात्य या मंत्री, उसके विषय में विस्तार से आज पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, राजा जो होता है वो केंद्र है किसका? प्रशासन का। लेकिन अकेला व्यक्ति पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व नहीं संभाल सकता, इसलिए उसको अपनी प्रशासन को चलाने हेतु अपने दायित्वों को विकेंद्रीकृत करना पड़ता है, अपने दायित्वों को बांटना पड़ता है। वर्तमान व्यवस्था में भी यदि आप सरकार को देखेंगे तो एक प्रधानमंत्री होता है और उसके मंत्रिमंडल होते हैं, जिसमें अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्रियों को सौंपे जाते हैं। राज्य की व्यवस्था में देखेंगे तो एक मुख्यमंत्री होता है, उसका एक मंत्रिमंडल होता है, उस मंत्रिमंडल और एक मंत्री परिषद होता है। मंत्रिमंडल जो है उसके मंत्रियों को अलग अलग विभाग सौंपे जाते हैं। उसी तरीके से मनु ने भी राजा को अपने मंत्री परिषद में 7 या 8 मंत्री रखने की बात कही, या आवश्यकता अनुसार इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मनु इस बात को स्वीकार करते हैं कि मंत्री परिषद राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य है और इससे युक्त राजा ही धर्म और दंड का उचित रूप से प्रयोग कर सकता है। मनु ने शासकीय शक्तियों को अकेले राजा के द्वारा प्रयुक्त किए जाने को अनुचित और अव्यावहारिक माना और ये स्पष्ट भी किया कि शासकीय शक्तियों का समव्यवहार संस्थागत रूप से किया जाना उपयुक्त है। मंत्री परिषद की महत्ता को, इम्पोर्टेंस को मनु ने बताते हुए कहा है कि सहज कार्यों को करने के लिए भी व्यक्ति को सहायकों की आवश्यकता होती है। अतः महान उत्तरदायित्वों से युक्त राज्य कार्य अकेले राजा के द्वारा संपादित किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। देखिए बच्चों, चाहे घर का प्रशासन हो, चाहे किसी संस्था का प्रशासन हो, चाहे राज्य का हो, चाहे देश का हो, प्रशासन जो है वो स्टेप बाय स्टेप विभाजित होता हुआ शक्तियों को डेलीगेट विकेंद्रीकृत करता हुआ ही चलता है। आप एक संस्था के रूप में कॉलेज को देखिए। कॉलेज में एक अकेला प्रिंसिपल तो सब नहीं संभालता। एक प्रिंसिपल होता है, एक ऑफिस होता है जिसमें अलग अलग बाबू अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग टीचर्स होते हैं जो बच्चों को अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। उसी तरीके से राज्य भी होता है, उसी तरीके से प्रशासन भी होता है कि एक प्रशासन प्रमुख होता है, फिर वो अपने पावर्स अलग अलग व्यक्तियों को देता है, वो अलग अलग विभागों को संभालते हैं और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा विभागों को संभालने जाने पर कार्य सुचारू रूप से होता है। ये भी हम अच्छे से जानते हैं। मंत्री परिषद की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए मनु ने शासक को परामर्श दिया कि वो राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति करे और उनकी परामर्श की सहायता से अपने कार्यों को संपन्न करे। अब मंत्री परिषद के लिए मनु ने अलग अलग चरण बताए हैं। सबसे पहले तो देखिए, मंत्री पद पर जो व्यक्ति नियुक्त किए जाने हैं वो उस योग्य है भी या नहीं, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को यदि आपने मंत्री पद दे दिया तो वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएगा और अंततः जो अपयश होगा वो किसका होगा? राजा का होगा। तो मनु क्या कहते हैं कि मंत्री का उच्च कुल में उत्पन्न होना एक
अति आवश्यक योग्यता है। मनुस्मृति में शास्त्रों के ज्ञान, शूरवीरता, शस्त्र विद्या में निपुणता, योग्यता आदि समस्त गुणों को मंत्री के लिए आवश्यक रूप से अनिवार्य माना गया। मनु ने राजा को ये परामर्श दिया है कि वो विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण मंत्री से राज्य को आवश्यक कार्यों में सहयोग करके। साथ ही साथ मनु ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मंत्री के लिए उच्च वर्ग में उत्पन्न होना, धर्मात्मा होना, विद्वान होना आवश्यक है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था जो मनु ने दी है उसमें मनु ने वर्णों के साथ भेदभाव किया है। सबसे नीचे निम्न स्तर पर उन्होंने शूद्र वर्ग को रखा है और शूद्रों के प्रति मनु हमेशा भेदभावपूर्ण नीति अपनाते आए हैं। यहाँ पर भी मंत्री पद के लिए भी मनु कहते हैं कि शूद्र व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए मनु ने कोई तर्कसंगत कारण भी प्रस्तुत नहीं किया कि क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। मनु कहते हैं कि मंत्री को वंश परंपरागत और चारित्रिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। मंत्री को बुद्धिमान, स्थिरचित्त होना चाहिए, आपत्ति काल में न घबराने वाला होना चाहिए, शत्रु पक्ष के दबाव में राजहित के विपरीत आचरण नहीं करने वाला होना चाहिए। मनु ने मंत्रियों को आलस्य रहित, ज्ञानी और अपने कार्य के प्रति उत्साहित होना भी आवश्यक माना। दूसरी बात जो मनु ने कही है मंत्री परिषद के लिए, वो बताया है मंत्रियों के दायित्व और अधिकार। मनुस्मृति में विभिन्न पदों पर नियुक्त किए जाने एवं परीक्षण विधि के संबंध में हुए विवेचन के आधार पर ही मंत्रियों के दायित्वों और अधिकारों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। मनु कहते हैं कि विभिन्न राज्य कार्य हेतु अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिनका कार्य राज्य कर्मचारियों के कार्यों की देखभाल करना होना चाहिए। इसी प्रकार ये भी स्पष्ट कर दिया कि मंत्री को आलस्य रहित होकर नागरिकों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना चाहिए। साथ ही साथ मंत्रियों का ये भी दायित्व है कि वो प्रजा और राज्य के कर्मचारियों के कृत्यों का निरीक्षण करते रहें। मनु कहते हैं कि शासकीय कार्यों को संपन्न करते हुए राजा को मंत्रियों के साथ संधि, विग्रह, आसन, समुदाय आदि के बारे में भी विचार विमर्श करते रहना चाहिए। मंत्रियों से परामर्श की अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हुए मनु ने कहा है कि राजा के समक्ष नीति निर्धारण के किसी भी प्रसंग में धर्म संकट उपस्थित होने पर उसे मंत्री की सम्मति से धर्म के मार्ग को निश्चित किया जाना चाहिए। मनु ने दूसरे राष्ट्रों में दूतों की नियुक्ति, भेजे गए गुप्तचरों और दूतों के कार्यों का निरीक्षण इत्यादि कार्यों में भी शासक को मंत्रियों से मंत्रणा करने की परामर्श दी है। साथ ही साथ ये मंत्रियों का दायित्व माना है कि वो उपयुक्त विषय पर शासक को उचित परामर्श दे। तीसरा जो मनु ने बताया है वो है मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शासक द्वारा मंत्रियों से मंत्रणा किए जाने के संदर्भ में दो विभिन्न विधियों का विवेचन किया जाता है। एक तो मंत्री परिषद के सदस्यों से पृथक पृथक गोपनीय विचार विमर्श और एक संपूर्ण मंत्री परिषद से सामूहिक रूप से विचार विमर्श। मनुस्मृति में परिस्थितियों के अनुसार शासक को दोनों ही परिस्थितियों का प्रयोग करने की परामर्श दी है। शासक को महत्वपूर्ण और जटिल समस्याओं पर मंत्री परिषद के अलग अलग सदस्यों से अलग अलग समय पे एकांत में मंत्रणा करनी चाहिए और सब सदस्यों से मंत्रणा करने के उपरांत राजा को सविवेक से निर्णय लेना चाहिए। किंतु सामान्य शासकीय कार्यों के संदर्भ में मनु कहते हैं कि राजा को सामूहिक रूप से मंत्रणा कर लेनी चाहिए। अब
चौथी जो बात मनु ने कही है वो है मंत्रणा की गोपनीयता। मनु ये कहते हैं कि राजा जो भी मंत्रणा करते हैं मंत्रियों के साथ वो गोपनीय रहनी चाहिए, और मंत्रणा गोपनीय रहे इसके लिए मनुस्मृति में उपयुक्त स्थान, मंत्रणा का समय, आवश्यक परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से भी विवेचन किया गया है। मनु का मत है कि जिस राजा के मंत्र को दूसरे लोग नहीं जानते वह राजा कोशहीन होने पर भी संपूर्ण पृथ्वी का भोग करता है। इस प्रकार मनु ने मंत्र की गोपनीयता को राजा और राज्य की वैभव वृद्धि के लिए आवश्यक माना है। मनु कहते हैं कि मंत्र की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रणा के समय को महत्वपूर्ण माना है। राजा को मध्याह्न या अर्धरात्रि में मानसिक खेद और अशांति से रहित होकर अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए। अर्धरात्रि का और दिन के मध्य का समय सामान्य रूप से समस्त व्यक्तियों के विश्राम का विषय होता है। अतः इस समय के चयन का औचित्य संभवतः ये है कि मंत्रणा के समय व्यवधान न्यूनतम होगा। इसी तरीके से मनु कहते हैं कि मंत्रणा का स्थल जो है वो निर्जन होना चाहिए, निर्जन वन, पहाड़, एकांत आदि, क्योंकि मंत्र की गोपनीयता को निर्वाह की दृष्टि से स्वाभाविक रूप से ऐसे स्थल जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। साथ ही साथ मनु ने विशेष परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है जब मंत्रणा होनी चाहिए। ये परिस्थितियां हैं कि मंत्रणा के समय बुद्धिहीन, मूक, बधिर, त्रियंग, योनि से उत्पन्न पक्षी जैसे तोता, मैना, अत्यंत व्यद्ध व्यक्ति, मलेच्छ व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, स्त्री, व्यंग आदि सभी को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि इन व्यक्तियों को अस्थिर बुद्धि मनु मानते हैं और इस कारण मानते हैं कि अपमानित होने पर ये अन्यत्र कहीं भी मंत्र का भेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से मनुस्मृति में संपूर्ण मंत्री परिषद की व्यवहारिक और प्रभावपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। मनु ये मानते हैं कि शासन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते समय राजा को उनकी योग्यता और उपयुक्तता का समुचित परीक्षण कर लेना चाहिए और मंत्रियों को राजा के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हुए उन्हें उपयुक्त राय और परामर्श देनी चाहिए और अपने इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अगले टॉपिक में हम प्रशासनिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे।